सो हेलो लवली व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द गैलेक्सी एम्पायर का पार्ट 5। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डार्लिंग 10th फ्लोर पर पहुंच गया था और वहां की एक सोल को हरा के वो सोल रिदम स्टेज के 5वीं लेवल पर पहुंच गया था। जिसके बाद डार्लिंग ने वहाँ से ढेर सारा एलिक्सर कलेक्ट किया और एलेक्स को भी उसी एलिक्सर में हील कर दिया था। वहीं पर उसे 2 डिवाइन वेपन्स मिले थे, मगर वो वेपन्स उसको अपना मास्टर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। तो पहले तो आपस में ही लड़ रहे थे, जिसके बाद वो टीम अप होकर डार्लिंग के साथ फाइट करने लग गए। मगर बड़ी मशक्कत के बाद डार्लिंग ने उस डिवाइन टावर को हासिल कर लिया था, लेकिन वो ब्रोकन स्वॉर्ड अभी भी उसके काबू में नहीं आ रही थी। वो उसे अपने साथ आसमान में ले जाने लगती है। अब आगे तो हम देखते कि साइकिक टावर के आगे डिसाइपल्स की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वो टावर अब पहले से कई गुना ज्यादा ग्लो कर रहा था और वहाँ पर वांग फैमिली के हेड भी थे। 2 डिसाइपल होने के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वो इतने सालों से उन गोल्डन रून्स को डिकोड करने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर फिर भी वो कारनामा नहीं कर पाए। तो अगर वो नहीं कर सकते तो फिर हमारी उनके आगे क्या ही औकात है। वांग फैमिली के हेड का नाम वांग यानजोंग था और वो कल्टीवेशन की रिबर्थ स्टेज में पहुंच गए थे। वो एक मैजिकल टूल की मदद से कुछ काउंट कर रहे थे। तभी वो देखते कि साइकिक टावर पर जो गोल्डन रून्स थी वो अचानक से गायब हो चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ था। तभी यानजोंग समझ जाते हैं कि कोई तो टावर के 10th फ्लोर पर पहुंच गया है। तभी टावर के अंदर से डिसाइपल्स भागते हुए बाहर आ रहे थे। वो बता रहे थे कि साइकिक टावर की सारी एनर्जी गायब हो चुकी है, पता नहीं ये कैसे हो गया। वो काफी डरे हुए थे और तभी वो लोग देखते हैं कि डार्लिंग को वो ब्रोकन स्वॉर्ड आसमान में ले जा रही है। तभी यानजोंग अपनी मैजिकल टूल से समझ जाते हैं कि वो स्वॉर्ड जिसे डार्क स्टार भी कहा जाता है वो आजाद हो चुकी है। इसका मतलब था कि अब तबाही की शुरुआत हो जाएगी। तभी एक डिसाइपल भागते हुए टावर से बाहर आ जाता है और यानजोंग को बताता है कि हाउकांग की वाइटल टैबलेट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सुनकर यानजोंग बहुत घबरा जाते हैं। वो समझ चुके थे कि हाउकांग की मौत हो चुकी है, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये काम किसने किया होगा। उनका पूरा शक डार्लिंग और डार्क स्टार पर था। तभी वो कैलकुलेशन करने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हाउकांग के साथ क्या हुआ था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने हाउकांग का बदला लेने की कोशिश की तो उनकी वांग फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। तो वो हाउकांग से माफी मांगते हैं कि वो उसका रिवेंज नहीं ले सकते। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं और उस डिसाइपल को बताते हैं कि किसी ने भी हाउकांग का बदला लेने की कोशिश नहीं करनी है। जो हो गया सो हो गया। बस एक बात याद रखो कि आज के बाद वांग फैमिली किसी भी विजिटर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वही दूसरी तरफ हम डार्लिंग को देखते हैं, जो उस ब्रोकन स्वॉर्ड को कस के पकड़े हुए था और वो उसे तेजी से आसमान में ले जा रही थी। डार्लिंग को पता था कि अब वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। मगर तभी उसका ड्रैगन बीस्ट बाहर आकर उसे पकड़ लेता है और डार्लिंग को थोड़ा सुकून मिलता है। और अब वो देखता है कि ब्रोकन स्वॉर्ड दोबारा से उसकी तरफ आ रही है। उसकी पहले अटैक से डार्लिंग बच जाता है और वो दोबारा लौट कर आए तब तक वो अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर लेता है। अब वो स्वॉर्ड उसकी शील्ड पर लगातार हमले कर रही थी और डार्लिंग अपनी पावर से उस शील्ड को और स्ट्रॉन्ग बना रहा था। तभी वो देखता है कि उस पर हमला कर करके वो स्वॉर्ड काफी थक चुकी है। अब वो शांत हो चुकी थी। तो डार्लिंग अपनी शील्ड से बाहर आकर उसे पकड़ने जाता है, मगर वो स्वॉर्ड बहुत चालाक थी। ये उसकी एक चाल थी। तो वो तुरंत ही डार्लिंग पर अटैक कर देती है, मगर डार्लिंग भी कुछ कम नहीं था। वो इसके लिए पहले से ही तैयार था। अब वो तुरंत ही अपनी गोल्डन रून से उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लगता है। वो स्वॉर्ड गोल्डन रून्स की पावर से थोड़े समय तक जूझ रही थी, मगर बाद में वो हार मान लेती है और फाइनली डार्लिंग उसका मास्टर बन ही जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनमो एल्डर्स को सब कुछ बता देता है, लाइक एलिक्सर के लिए उनकी कैसी फाइट हुई थी, मगर साइकिक टावर की गोल्डन रून्स कहाँ गायब हो गए इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। तभी एल्डरसन कहते कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई 10th फ्लोर पर जाने में कामयाब हो गया। वो लिनमो को हुक्म देते हैं कि जल्दी से कुछ लोगों को लेकर जाओ और टावर को ब्लॉक कर दो ताकि उसमें कोई जाने न पाए। तो लिनमो टावर को बंद करने चला जाता है। उसके जाने के बाद दूसरे एल्डर, जिनका नाम जिंगहाओ था, वो कहते हैं कि साइकिक टावर हमारी किंग्सहाउ सिटी का सिंबल था, पर अभी तो उसी ने अपने पावर्स खो दी है। जल्दी ये बात आग जैसी फैल जाएगी और फिर ताकतवर फोर्सेस यहाँ पर आ जाएगी। हमारे दुश्मन इसी मौके का फायदा उठाकर हम पर हमला करेंगे और देखते ही देखते हमारी सिटी, जो कि कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स का घर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर हमने इस बर्बादी से बचना है तो जल्दी से एस्ट्रल स्टोन को रिस्टोर करना होगा। बस वही सब कुछ ठीक कर सकता है। जिस पर एल्डरसन कहते हैं कि तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है। ऐसा टाइम हम आने ही नहीं देंगे। मगर एल्डर जिंगहाओ को उनकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वही दूसरी तरफ हम डार्लिंग को देखते हैं, जो स्वॉर्ड के साथ लड़ के परेशान होकर अपने कमरे में आया था। वो आते ही लेट जाता है और कहता है कि उस बदसूरत स्वॉर्ड ने मेरी कितनी सारी एनर्जी जाया कर दी। मैंने जल्दी से कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहिए। तो तुरंत ही एलिक्सर को कंज्यूम करके कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और तभी वो डिवाइन टावर उसे उसके प्रिमैलिटी वर्ल्ड में ले जाता है। और इस बार डार्लिंग को सिर्फ उस वर्ल्ड की झलक ही नहीं दिख रही थी, बल्कि अब वो वहाँ पर एक्सप्लोर भी कर सकता था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि मिस
जेसी ने उसे बताया था कि प्रिमेलिटी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए उसे क्यूआई बिल्डिंग की स्टेज पर पहुंचना होगा और अभी तक वो सोल रिदम स्टेज पर ही फंसा हुआ था। अब अगर वो यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी टावर की वजह से। उस टावर ने ही डाउलिंग को प्रिमेलिटी वर्ल्ड की एंट्री दी थी। अब वो अपनी दुनिया की हालत देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ना कोई हरियाली थी और ना ही कोई रौनक। वो जगह पूरी तरह से बंजर और डैमेज थी। तभी हेवनली वॉइस उसे बताती है कि तुम इस दुनिया को खूबसूरत बना सकते हो मगर तुम्हें पहले इसे रिस्टोर करना होगा। तो डाउलिंग थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं विगर एलिक्सर का यूज करके देखता हूँ। जिसके बाद वो विगर एलिक्सर की कुछ ड्रॉप्स को टावर के साथ मिलाकर उसकी एनर्जी से उस जगह को रिस्टोर करने की कोशिश करता है मगर उस जगह पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। ये देखकर डाउलिंग निराश हो जाता है। तभी हेवनली वॉइस उसे बताती है कि प्रिमेलिटी एक सेक्रेट बॉडी है, तुम ऐसे बाहर के ऑब्जेक्ट जैसे कि टावर या फिर एलिक्सर से जबरदस्ती उसे रिस्टोर नहीं कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल आगे बढ़ेगी वैसे ही प्रिमेलिटी वर्ल्ड अपने आप रिस्टोर होने लगेगा, तुम्हें बस इस पर जबरदस्ती नहीं करनी है। साथ ही वो वॉइस बताती है कि जैसे ही रिस्टोर होने लगेगी तभी धीरे धीरे तुम्हें ये डैमेज क्यों हुई थी ये भी पता लगेगा। डाउलिंग कहता है अच्छा तो ये बात है। वो कहती हाँ मगर प्रिमेलिटी वर्ल्ड को रिस्टोर करना बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें अपनी कोर को मजबूत बनाना होगा नहीं तो तुम्हारी बॉडी रिस्टोरिंग प्रोसेस में एक्सप्लोड हो सकती है। तो डाउलिंग कहता है कि कोर को मजबूत करने के लिए मुझे अलग अलग कल्टीवेशन मेथड्स का यूज करना होगा और उसके लिए जरूरी नॉलेज मुझे स्टडी से मिल सकता है। तो तुरंत ही लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वहाँ पर ढेर सारी बुक्स थी मगर उसमें से कौन सा उसे काम आएगा ये पता नहीं था। तभी गोल्डन रून्स तुरंत ही उसे एक बुक सेक्शन के पास ले जाती है। वो किताबें काफी पुरानी थी और किसी ने उन्हें रीड नहीं किया था और तभी डाउलिंग की नजर एक बुक पर पड़ती है जो ग्लो कर रही थी मगर जैसे वो उसे उठाने जाता है वो बुक खुद को डिफेंड करने लगती है। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी मगर अपना डाउलिंग भी कुछ कम नहीं था। वो अपनी पावर्स का यूज करके उस बुक की शील्ड को ब्रेक कर देता है और फाइनली उसे हासिल कर लेता है। वो सोचता है कि मेरे पास कई सारी नायाब चीजें जमा हो गई है। अब वो उस बुक का नाम पढ़ता है, उसका नाम था ट्राई इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी और तभी उस पर एक स्नेक अटैक हो जाता है मगर डाउलिंग उसे महसूस करके जल्दी से साइड में हट जाता है। वो अटैक एक डिसाइपल ने किया था। वो आते ही डाउलिंग से कहता है कि वो किताब मुझे चाहिए तो जल्दी से दे दो, लेकिन डाउलिंग कहता है पहले तो मैं यहाँ आया था तो किताब भी मेरी हो गई और तुम कौन हो जो यहाँ आकर मुझ पे धौंस जमा रहे हो। तो बंदा कहता है कि अभी तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो बंदा डाउलिंग पर अटैक करने आ जाता है। डाउलिंग तुरंत ही जंप लगाकर एक बुक शेल्फ पर पहुँच जाता है तो बंदा भी वहाँ आकर उसके साथ लड़ने लगता है। वो कह रहा था कि मुझे जो चीज चाहिए रहती है मैं उसे कैसे भी करके हासिल कर लेता हूँ, तो तू कौन है जो मेरा रास्ता रोकेगा। डाउलिंग कहता है तेरे जैसे पागल के साथ फाइट करके मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो उसे एक किक मारकर दूर ढकेल देता है और वहाँ से जाने लगता है मगर वो बंदा भी उसके पीछे जा रहा था। वो कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना नहीं तो मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा और फिर वो अपनी धनुष से डाउलिंग पर अटैक कर देता है। तो डाउलिंग भी अपने बीस्ट को समन करके उसका मुकाबला करने लगता है मगर तभी वहाँ पर लिनमो आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी में लड़ना अलाउड नहीं है, तुम दोनों यहाँ के कानून को तोड़ रहे हो। जिस पर डाउलिंग कहता है भाई शुरुआत इसी ने की है, ये मेरा बुक छीनना चाहता है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके साथ लड़ने के। ये सुनकर लिनमो उस डिसाइपल पर गुस्सा हो जाता है तो वो डिसाइपल अपनी सफाई में कहता है कि हम यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं तो मुझे वो बुक चाहिए थी और ये देने के लिए तैयार नहीं था तो मैंने उसके साथ फाइट की। जिस पर डाउलिंग कहता है देखो तो ये कितना बेशरम है, पहले इसने मेरी बुक छीननी चाहिए और फिर खुद ही लड़ाई शुरू की मगर इसको यहाँ के नियमों से कुछ भी लेना देना नहीं है। चलो अब तुम्हें अगर मेरे साथ फाइटिंग करनी है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लाइब्रेरी के बाहर हमारा मुकाबला होगा, जो भी फाइट जीतेगा उसे एक बुक मिलेगा और जो भी हारेगा वो सामने वाले से माफी मांगेगा। तो डिसाइपल कहता है क्या कहा माफी? माफी तो मेरा जूता भी नहीं मांगेगा तेरे से क्योंकि मैं ही ये फाइट जीतने वाला हूँ। जिस पर डाउलिंग कहता है हाँ वो तो पता चल ही जाएगा। जिसके बाद लिन मुझसे कहता है कि भाई आप हमारी फाइट को देखो और फिर आप ही तय करना कि विनर कौन है। वो कहता है ठीक है चलो बाहर। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और लिनमो मुकाबले की शुरुआत कर देता है। वो बंदा तुरंत ही अपने एरोस से डाउलिंग पर अटैक करता है तो डाउलिंग अपने ड्रैगन बीस्ट को समन करके उसे डिफेंड करने लगता है मगर वो एरोस डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे थे। वो घूम फिर के डाउलिंग पर ही अटैक करने आ जाते हैं तो डाउलिंग बस उन्हें डॉज करने में लगा हुआ था और ये बंदा उस पर तीरों से लगातार अटैक कर रहा था। वो जितने भी तीर रिलीज कर रहा था वो सभी एक होकर डाउलिंग के पीछे लग रहे थे। ये देखकर लिनमो भी हैरान था, उसे पता था कि ऐसा ही चलता रहा तो डाउलिंग ये मुकाबला हार जाएगा। अब ढेर सारे एरोस से अटैक करके वो बंदा जमीन पर आ जाता है और देखने लगता है कि डाउलिंग उन एरोस से कैसे बच पाएगा। अब डाउलिंग गोल्डन रून्स की शील्ड को ट्राई करता है मगर वो एरोस उससे भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे थे तो फाइनली वो अपनी ब्रोकन सोर्ड से उस पर हमला करने आ जाता है जिसे वो बंदा तुरंत ही डॉज कर देता है। अब डाउलिंग उस बंदे के पीछे और उस बंदे के एरोस डाउलिंग के पीछे थे और ये लोग ऐसे ही गोल गोल घूमते जा रहे थे। दरअसल ये डाउलिंग का एक प्लान था। वो घूमते घूमते उस बंदे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और वो सारे के सारे तीर उसी को लगने वाले थे। अब उसको तो पता था कि उन्हें कैसे डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो खुद को बचाने के लिए उन सारे एरोज को डिस्ट्रॉय कर देता है और तब तक डार्लिंग जाकर अपने ब्रोकन स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ का धुआं हटते ही हम देखते हैं कि वो बंदा तो धूल चाट रहा था। अब लिनमो अनाउंस करता है कि इस मैच का विनर डार्लिंग है। ये सुनकर वो बंदा डार्लिंग पर बहुत भड़क जाता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही तीरों से मुझ पर अटैक करने की, ये तो चीटिंग थी। तो डार्लिंग कहता है प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। तो चलो अब जैसे कि ये मुकाबला मैं जीता हूँ तो आकर मुझसे माफी मांग लो, मुझे यकीन है कि तुम अपने वादे से मुकर नहीं जाओगे। मगर वो बंदा बहुत कमीना था, वो डार्लिंग पर हारने के बाद भी अटैक कर देता है, जिसे डार्लिंग तुरंत ही डॉज कर देता है। लेकिन तब तक वो उसी की तरफ अटैक करने आ रहा था, इसलिए डार्लिंग गुस्से में आकर उसे एक जबरदस्त पंच मार देता है और वो पंच इतना डेंजर था कि वो डिसाइपल की बॉडी में आग लग जाती है। डार्लिंग को भी देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि उसमें इतनी पावर कहाँ से आ गई, मगर वो भूल गया था कि अब उसके पास ग्लेज फ्लेम थी और ये उसी की वजह से हुआ था। तभी लिनमो डार्लिंग को किताब देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये उसी ने किया है। डिसिप्लिन डिवीजन तुम्हें इसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं देगा। तो डार्लिंग कहता है भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो सबको यही लगता कि मैंने इसे जानबूझ के मार दिया। अब लिनमो कहता है कि ये बुक मैंने चेक की है, इसमें जो टेक्निक है वो सीखने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ट्राई इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी स्किल है। अगर तुम्हें स्किल मास्टर करनी है तो ढेर सारे एलिक्सर और रेयर बीस्ट का ब्लड चाहिए होगा। इन्हीं चीजों के साथ प्रैक्टिस करोगे तो तुम इनकार्नेशन की पहले लेवल पर पहुंच जाओगे। क्या तुम्हें स्टार रिवर पता है? वहाँ एक बार जाके आओ, वो जगह काफी एंशिएंट और मिस्टीरियस है और एकेडमी के कई सारे सीक्रेट्स वहाँ पर दफन है। तुम चाहो तो फुल मून वाली रात वहाँ पर जा सकते हो। तुम्हें इस स्किल को सीखने के लिए जो भी चीजें चाहिए होगी शायद वो तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी, मगर याद रखना ऐसी जगह बहुत खतरनाक होती है, तो बस संभाल कर जाना। वहाँ पर बर्ड एंशिएंट क्रीचर्स हैं। तो डार्लिंग कहता है वो तो बस फायर बर्ड का शिकार करते हैं, जिस पर लिनमो कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, मगर वहाँ पर जो क्रीचर्स है वो बहुत अलग है, वो काफी खतरनाक है और इंसानों से नफरत करते हैं। कई सालों से इंसानों और उनके बीच में झगड़ा चलता आ रहा है। तो डार्लिंग कहता है ठीक है भाई मैं समझ गया, और हाँ एक बात तो बताना भूल ही गया था, साइकिक टावर पर जो एलिक्सर मिला था उसे स्काइलर ने उठा लिया था, क्योंकि वो उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। अब उसमें से कुछ ड्रॉप कंज्यूम हो चुके हैं, लेकिन कुछ बचे हैं और इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। जिसके बाद वो लिनमो को एलिक्सर दे देता है। लिनमो ये देखकर शॉक था, वो कहता है कि तुम्हारे लिए भी ये जरूरी है, जिस पर डार्लिंग कहता है कि नहीं, उस दिन मेरा नसीब काफी अच्छा था, जब मैं 10th फ्लोर पर गया था वहाँ मुझे ढेर सारा एलिक्सर मिला, तो ये एलिक्सर तुम ही रख लो। अब एलिक्सर मिलने के बाद लिनमो काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद फुल मून वाली रात को डार्लिंग स्टार रिवर पर पहुँच जाता है। वहाँ पर फ्लोटिंग रॉक्स थे और वो जगह मिस्टीरियस और काफी डरावनी लग रही थी। तभी वो देखता है कि वहाँ पर किनियो भी आई हुई है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और तभी अचानक से उस रिवर के अंदर से एक गोल्डन लाइट आसमान में जाने लगती है, जिसे स्टार माइट कहा जाता है। डार्लिंग उस स्टार के फ्लो को देखकर बहुत हैरान था। वो देखता है कि उस फ्लो ने एक स्टार बीड बना दी है। स्टार बीड बहुत ही रेयर होती है और डार्लिंग को कल्टीवेशन में काफी यूजफुल थी, इसलिए तुरंत ही उस स्टार बीड को हासिल करने जाने लगता है। मगर तभी किनिया उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे भी वो स्टार बीड चाहिए थी। डार्लिंग उसके अटैक को 1 बाय 1 डॉज करते हुए स्टार बीड की तरफ जाने लगता है और किनिया भी उसके पीछे ही थी। वो एक और अटैक डार्लिंग पर कर देती है, जिससे बचने के लिए वो तुरंत ही गोल्डन उनकी शील्ड को बना लेता है। मगर किनिया काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिस वजह से डार्लिंग गोल्डन शील्ड को ओवरपावर कर देता है और उसकी मदद से किनिया पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही जाकर उस स्टार बीड को पकड़ लेता है और फिर एक रॉक पर वापस आ जाता है। उस स्टार बीड एक एनर्जी एसेंस थी जो कि किसी ट्रेजर से कम नहीं थी, तो तुरंत ही उसे अपनी स्टोरेज बैग में रख देता है। इधर किनिया बहुत गुस्से में उसके पास आ जाती है। तो डार्लिंग उससे डरते हुए कहता है कि यार प्लीज शांत हो जाओ, मैंने तो बस वो स्टार बीड ली है, तो इसमें इतनी भड़कने की जरूरत नहीं है। जिस पर किनिया कहती कि उस दिन तुमने विगर एलिक्सर भी उठाया था, अगर उस दिन मैंने हाउकांग के साथ फाइट की नहीं होती तो वो एलिक्सर तुम्हें कभी नहीं मिलता, समझ गए? तो डार्लिंग कहते हैं हाँ ठीक है यार, देखो एक समझदार आदमी ना औरत के साथ कभी नहीं लड़ता, ये लो तुम्हारा एलिक्सर, तुम्हें यही चाहिए था ना, अब खुश हो जाओ। तो किनिया तुरंत ही वो एलिक्सर ले लेती है और सोचती है कि ये बंदा इतनी जल्दी सोल रिदम की 5वीं लेवल पर पहुंच गया, शायद ये 10वीं फ्लोर पर जाने की वजह से हुआ होगा। अब डार्लिंग कहता है देखो मैंने तुम्हें एलिक्सर दे दिया, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो किनिया कहती कि स्टार रिवर में कई सारे खजाने हैं, पर ये जगह उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है, हम पर कभी भी हमला हो सकता है, तो मेरे पास एक प्लान है, हम दोनों भी बहुत पावरफुल है, तो क्यों ना हम टीम अप हो जाए। तो डार्लिंग सोचता है कि इस लड़की के पास ढेर सारे पावरफुल आइटम्स है, अगर मैं इसके साथ टीम अप हो गया तो मेरा भी बहुत फायदा हो सकता है। तो डार्लिंग कहता है ठीक है, मगर हम ट्रेजर को कैसे बांटेंगे? तो डार्लिंग तुरंत ही मान जाता है और उससे पूछता है कि हम ट्रेजर को कैसे बांटेंगे, जिस पर किनिया कहती है कि हमें ट्रेजर को बांटना नहीं है, जो पहले उसे उठाएगा ट्रेजर उसी का होगा, तो बेसिकली हम दोनों में जो भी ज्यादा पावरफुल होगा ट्रेजर उसे ही मिलेगा। और इस पर भी डार्लिंग मान जाता है, वो कहते हैं ठीक है मैं रेडी हूँ। अब वो देखते हैं कि चांद पूरी तरह से खिल चुका है और तभी वहाँ की जमीन शेक करने लगती है और वहाँ के स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव होने लगते हैं, उसमें कुछ स्टेयर्स अपने आप रेडी हो जाती है। ये देखकर डार्लिंग और किनिया बहुत
हैरान थे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।